नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे नए युग के बारे में जब मानव अपने पाषाणकालीन जीवन से निकलकर एक नए युग की तरफ आ गया। वह मानव जो एक लंबे समय तक पत्थर का उपयोग कर रहा था व्यापक पैमाने पर, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण वो पत्थर के औजार बहुत कारगर साबित नहीं हो रहे थे। अतः मानव अपने आप को इन्वायरमेंट में ढालने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अब वह तांबे का उपयोग यानी एक नई धातु का प्रयोग करने की शुरुआत कर दी। नवपाषाण काल में देखा गया कि मानव का पेट शिकारी जीवन से भरना नहीं भर पा रहा था, अर्थात अब उसने क्या किया, खेती करना शुरू कर दिया। और जाहिर सी बात है, खेती करने के लिए क्या है, मानव को स्थायी रूप से रहना पड़ेगा। अतः मानव स्थायी रूप से और खेती करने दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलेंगे, अर्थात मानव स्थायी रूप से बसेगा भी और खेती भी करेगा। जब मानव नवपाषाण काल से सैंधव सभ्यता की तरफ, जब मानव नवपाषाण काल से धीरे धीरे स्थायी बस्तियां बनाना शुरू किया, तो उसके प्रमाण भारत में पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों से प्रारंभिक अवस्था दिखाई पड़ती है। तो वह स्थल कहां पर है, इसमें हम मैप के द्वारा देखेंगे। और ये जो बस्तियां बसी थी प्रारंभिक, ये सिंधु नदी के आसपास थी, और इसी कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, सिंधु सभ्यता। बाद में जब खुदाई हुई तो एक बड़ी बस्ती के साक्ष्य मिले, इसीलिए इसे सैंधव सभ्यता कहा गया। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, सैंधव सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि चित्र में कि मानव की प्रारंभिक बस्तियां कहां कहां से मिली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तिब्बत क्षेत्र है, और तिब्बत क्षेत्र से, तिब्बती क्षेत्र से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है सिंधु नदी, जो जम्मू कश्मीर होते हुए यानी लद्दाख होते हुए, पाकिस्तान होते हुए कहां, अरब सागर में गिर जाती है। ये यहां पर अरब सागर है। चूंकि ये बस्तियां सिंधु के आसपास और सिंधु की सहायक नदियों के आसपास थी, इसलिए इस सिंधु सभ्यता के प्लेस को दिखाना आवश्यक है। तो यहां पर एक नदी थी जिसका नाम था झील, इसका नाम था सिंधु, और ये झेलम। फिर इसी के दक्षिण में चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, और उसके बाद ये सतलज। और इस तरीके से ये पंच नदी जाके मिथानकोट में पाकिस्तान पे मिल जाता है। ये यहां पर मिथानकोट पड़ेगा। तो इसी नदी के आसपास देखने को मिलता है, और इसकी अन्य सहायक नदियां भी थी जो कि यहां पे अब नहीं दिखाई पड़ती हैं वर्तमान में। तो जो सैंधव सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ वो कहां कहां पर, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हुआ। तो ये आपका अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, और ये भारत का मैप है। इसी तीनों के क्षेत्र में ये सभ्यता का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। इसी क्षेत्र में सैंधव सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो अफगानिस्तान की खुदाई ज़्यादा नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ पर बहुत कम स्थल मिलते हैं, और सिर्फ दो स्थल हैं, एक मुंडीगौक और दूसरा सोर्तगई। तो ये दोनों स्थल कहाँ पड़ते हैं, अफगानिस्तान पे। उसके बाद हम लोग आगे चल के देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान में भी बड़े व्यापक रूप में खुदाई हुई, तो यहाँ से कई सारे स्थल प्राप्त हुए। तो पाकिस्तान के कई प्रांतों में स्थल प्राप्त हुए, जिनमें से पहला प्रांत है बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, और अगला है पंजाब प्रांत। तो ये तीन प्रांतों में हुई। पहले चित्र में देखें कि ये कौन कौन से प्रांत हैं। ये बलूचिस्तान प्रांत है, ये सिंध प्रांत है, और ये पंजाब प्रांत है। तो बलूचिस्तान में एक बड़ा व्यापक स्थल था, जिसमें सुतकांगेंडोर, सुतका कोह, डाबरकोट, क्वेटा
कुल्ली, नाल, रानाघुंडई, पेरियानो-घुंडई। और ये सारे के सारे स्थल कहाँ पर थे? बलूचिस्तान पे। और ये प्लेस क्या है? बलूचिस्तान का है। ये प्लेस बलूचिस्तान का है। उसके बाद सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थल खुदाई से प्राप्त हुए? जिनमें से मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, कोट दीजे, आमरी और अली मुराद। हालांकि और भी स्थल हैं, बहुत सारे स्थलों की खुदाई हुई, लेकिन ये स्थल बड़े और व्यापक पैमाने पर हुए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पंजाब प्रांत, ये जो ग्रीन कलर का है ये पंजाब प्रांत है। दोस्तों, जब भारत का विभाजन हुआ तो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब कहाँ आ गया? भारत में। तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कई स्थल हैं, जिनमें से हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, गनवेरी माला, रहमान ढेरी, सराय खोला और जलीलपुर। तो ये स्थल कहाँ पर हैं? सबके सब पंजाब प्रांत में। तो पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता के क्षेत्र किन किन प्रांतों में, पाकिस्तान के किन किन प्रांतों में विस्तृत है, या उसके कौन कौन से क्षेत्र किस प्रांत में पड़ेंगे। उसके बाद अगला देखते हैं भारत में। तो भारत में भी इसके बड़े व्यापक स्थल, व्यापक पैमाने में इसकी खुदाई हुई। तो पहले आते हैं, भारत में पहला प्रांत है पंजाब प्रांत, और पंजाब प्रांत में 3 स्थल हैं महत्वपूर्ण। रूपनगर, या इसी को वर्तमान में रोपड़ कहा जाता है, पंजाब में पड़ेगा। बाड़ा पंजाब में पड़ेगा। संगोल पंजाब में पड़ेगा। ठीक है ना। हालांकि पंजाब में और कई स्थल हैं और अभी भी बीच बीच में खुदाई में स्थल काम जारी है। उसके बाद हरियाणा के प्रांत में देखते हैं। हरियाणा में 4 हैं। कौन कौन से? पहले तो ये हरियाणा प्रांत देख लें, ये त्रिभुजाकार है। तो बनावली, कुड़ाल, राखीगढ़ी और मिताथल। तो ये 4 प्लेस कहाँ पर हैं? हरियाणा में है। और राजस्थान का एक क्षेत्र है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा। तो दोस्तों, हम लोग अभी इसको विस्तार से पढ़ेंगे, तो एक एक स्थलों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं गुजरात प्रांत। गुजरात चूंकि समुद्र के किनारे था, तो जाहिर सी बात है वहां पर कई सारी बस्तियां देखने को मिलती हैं, जिनमें से लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, सुरकोटदा, मालवण, रोजी, कुंताशी, भगवत रायपुर, देशलपुर। तो ये सारे के सारे स्थल कहाँ हैं? गुजरात में पड़ेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है और वो था आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो है मेरठ में पड़ेगा। आलमगीरपुर कहाँ पे पड़ेगा? मेरठ में। तो पूछा जाता है ये कहाँ पर स्थित है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का एकमात्र स्थल है जिसका नाम है मांडा। तो उसके बाद हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का कैसे हम अध्ययन करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। देखिएगा, सिंधु सभ्यता चूंकि सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता या इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चूंकि कांस्य का बड़ा व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ था, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसमें कई सारे टॉपिक हैं। हर 2-3 टॉपिक पे हम एक वीडियो बनाएंगे, जिनमें से पहला है नामकरण, यानी सिंधु सभ्यता का नाम, उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो सारे कारण हम बताएंगे। फिर सिंधु सभ्यता का विस्तार एवं सीमा का निर्धारण, कि सिंधु सभ्यता कहाँ पर बसी थी, सिंधु सभ्यता का आकार क्या है सॉरी। तो सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार माना जाता है। सिंधु सभ्यता की सीमा का निर्धारण। फिर देखते हैं सिंधु सभ्यता का काल का निर्धारण, यानी सिंधु सभ्यता कब बसी थी, तो इस पर भी वीडियो बनेगी। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के क्या कारण थे, बहुत कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है, इस पर हम एक अलग से वीडियो विस्तार पूर्वक बनाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नगर नियोजन, यानी सिंधु सभ्यता के नगर कैसे थे, उसको बनाया कैसे गया था, उसकी डिजाइनिंग कैसी थी। उसके बाद हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की समाधान प्रणाली के बारे में, कि सिंधु सभ्यता में लोगों को कैसे दफनाया जाता था या कैसे अंतिम संस्कार किया जाता था, और कौन से समाधान में क्या कहाँ पर मिला है, युगल समाधान क्या मिले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। उसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति के बारे में, कि सिंधु सभ्यता की राजनीतिक स्थिति किसके हाथ में थी, कौन सा वर्ग था जो शासन व्यवस्था को संचालित कर रहा था। और अगला टॉपिक हम बात करेंगे सामाजिक विभाजन के बारे में, कि इनके अंदर यानी सिंधु सभ्यता के बीच में सामाजिक विभाजन कौन कौन सा था,
और वर्ग विभाजन कैसे था, भोजन क्या करते थे, वस्त्र कौन कौन से थे, आभूषण कौन कौन से धारण करते थे। इसके साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन में कौन सी वस्तुएं मिलती हैं, गुड़िया मन का इस उद्योग, मृदभांड, मनोरंजन के साधन, आर्थिक स्थितियां, चूंकि सिंधु सभ्यता का व्यापार दूरस्थ क्षेत्रों था तो इनका आर्थिक स्थितियों का अध्ययन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिंधु सभ्यता के धर्म का क्या मानना था, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड है। इन सब पे अपनी अपनी एक एक क्लासेस होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे सांस्कृतिक स्थिति और लिपियों के बारे में, और फिर अंत में बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता का कैसे पतन हुआ, क्या कारण था, और कैसे इस इतनी बड़ी सभ्यता का पूरा धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी सभ्यता के बारे में बात करेंगे जिसके न केवल नामकरण को लेकर विवाद रहा, बल्कि इस सभ्यता के उद्भव और पतन दोनों को लेकर इतिहासकारों में एक बड़ा मतभेद बना रहा। आखिर ये मतभेद क्यों बना था, इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि ये सभ्यता इतनी बेहतरीन तरीके से डेवलप हुई थी कि 18वीं शताब्दी में लंदन जैसे शहर डेवलप नहीं थे। इस सभ्यता में वॉश बेसिन उस समय पाया गया था। वॉश बेसिन यानी जो धावन पात्र जिसमें हाथ वाथ धुलते हैं और जूठे बर्तन धुलते हैं, वैसा पात्र वहां से पाया गया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो किसी भी नाई की दुकान में ऐसे करके देखेंगे, एक पात्र लगा होता है जिसमें नाई ब्रश वगैरह धुलता है, तो इसी को धावन पात्र कहा जाता है, यानी बेसिन कहा जाता है। और इतना बेहतरीन तरीके से इस सभ्यता को डेवलप किया गया था, बिल्कुल जैसे मानो कि बसाया गया शहर था। तो इस सभ्यता को लेकर विद्वानों के बीच ये मतभेद है कि इतनी बेहतरीन सभ्यता कहाँ से आ गई है। अनुमान लगाते हैं निश्चित रूप से ये कहीं दूसरे देश से आकर डेवलप हुई होगी, अथवा ये सभ्यता को जन्म देने वाले कोई दूसरे लोग हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे डेवलपमेंट नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केवल इसके नामकरण को लेकर, इसका नामकरण क्या रखा जाए, क्योंकि यहाँ की खुदाई से बड़ी मात्रा में कांस्य की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। और चूंकि सिंधु नदी के किनारे बसी थी तो इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। लेकिन इसका जो खोजा गया पहला स्थल था वो था हड़प्पा। तो दोस्तों, देखते हैं कि नामकरण को लेकर क्या विवाद हुआ है, और एक छोटी सी स्टोरी है जिसको हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ये सिंधु नदी है जो तिब्बत से निकलकर लद्दाख होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, ये कहां पर अरब सागर में गिर जाती है। इसका नाम है अरब सागर। उसके बाद इसकी एक सहायक नदी है, इसका नाम है झेलम। सॉरी, इसका नाम है सिंधु और इसका नाम है झेलम। और ये रावी नदी है और ये सतलज नदी है, और यहाँ पर एक नदी और है ब्यास। तो प्रारंभ में ये देखा गया कि जो स्थल थे वो कहाँ पर, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास थे। इसीलिए कहा गया कि सिंधु सभ्यता है। लेकिन जब व्यापक पैमाने पर इसकी खुदाई हुई तो इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में देखने को मिलता है। यानी भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में इतनी बड़ी सभ्यता देखने को मिलती है, इसलिए इसको लेकर विवाद हो जाता है कि इसका नाम क्या रखा जाए, सिंधु रखा जाए या और कुछ। क्योंकि खुदाई में बहुत सारी कांस्य वस्तुएं मिली थी, तो ये इस पर भी विवाद बना रहा। तो एक प्रश्न पूछा जाता है यूपी पीसीएस में कि सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है। तो विद्वानों ने इसका जो सबसे उपयुक्त नाम दिया था, ये नाम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसका विस्तार अफगानिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात,
और ये महाराष्ट्र, इस एक बड़े क्षेत्र में क्या है दिखाई पड़ती है। गुजरात में तो बहुत सारे स्थल डेवलप हुए, तो इसके नाम को लेकर एक स्टोरी है, उस स्टोरी को मैं बताना चाहता हूं। ये स्टोरी है चार्ल्स मैसन ने, इसके बारे में देखें कि चार्ल्स मैसन जो थे वो पहली बार 1826 में हड़प्पा टीले के विषय में लिखा था। दरअसल में उस क्षेत्र में ये घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर ये देखते हैं कि कोई एक टीला है जिस पर वो देखे पैर से मारे, तो उन्हें कुछ ऐसा आभास हुआ कि ये शायद बहुत प्राचीन स्थल है, इस पे खुदाई किया जाना आवश्यक था। लेकिन विद्वानों का इस पर ध्यान नहीं गया। इसी बीच रेलवे का विकास शुरू होता है भारत में और 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जाती है। कहां से कहां तक? कराची से लाहौर तक। तो ये रेलवे लाइन बिछाई जानी थी और लाहौर के पास, कराची से लाहौर तक, ये यहां पर कराची है और कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जानी थी और बीच में यहां पर एक गड्ढा था। तो गड्ढे को पाटने के लिए साइड में एक टीला था और इस टीले से कहा गया कि खुदाई कर लीजिएगा और जो मलबा हो यहाँ पे डाल दीजिएगा। और इसी बीच जब इसकी खुदाई हुई तो यहाँ से ये पता चला कि कुछ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाने के लिए गिट्टी और रोड़ों की आवश्यकता महसूस हुई और हड़प्पा टीले को क्या किया गया? खुदवाया गया। यहाँ से प्राचीन ईंटें निकलने लगी और कुछ वस्तुएं भी प्राप्त हुई और इन वस्तुओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेज दिया गया कि आप देखिएगा कि आखिर इसमें क्या चीज़ है, कितनी पुरानी वस्तुएं हैं। कनिंघम महोदय ये देखकर इस बीच में 2 दौरे भी किए थे यहाँ के, 1853 से 56 के बीच में। खुदाई से वैसे 56 में हुई थी, लेकिन इससे पहले भी वो 1853 में गए थे, क्योंकि चार्ल्स मैसन की जो जानकारी थी उसको इन्होंने क्या किया था? संज्ञान लिया था। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं के बारे में 1875 में आर्कोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट में छपवाया और 1912 में जेएम फ्लीट ने हड़प्पा से प्राप्त वस्तुओं में एक लेख लिखा। फ्लीट ने क्या किया? एक लेख लिखा और ये लेख रॉयल सोसाइटी के सम्मुख क्या है? एक पत्रिका में छपवाया गया। और जैसे ही ये पत्रिका में छपता है, बहुत सारे लोगों का ध्यान इधर आकर्षित हो जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक इस समय थे जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल ने के निर्देशन में, यानी उन्होंने निर्देश दिया 1921 में दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। ये पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित हड़प्पा टीले का फिर से अन्वेषण किया और माधव स्वरूप क्या थे? इसके उत्खनन में सहयोग कर रहे थे। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता थी। चूंकि खोजा जाने वाला सबसे पहला स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इस एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया कि जो सबसे पहला स्थल खोजा गया है, नाम उसी के आधार पर रख दिया जाए, और ये नाम रख दिया गया क्या? हड़प्पा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके विस्तार में, कौन कौन से क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ था। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सैंधव सभ्यता के विस्तार के बारे में कि सैंधव सभ्यता कितने देशों में फैली हुई थी। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जो सभ्यता अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और भारत तक फैली हुई थी, इसका डेवलपमेंट इतना बेहतरीन तरीके से कैसे हुआ। अगर सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में, यानी नगर निर्माण के बारे में समझेंगे, तो यहाँ पर नालियों की जितनी उत्तम व्यवस्था थी, घरों के पानी निकलने की नालियों की जितनी उत्तम व्यवस्था थी, इतना दुनिया की किसी भी सभ्यता में बेहतरीन तरीका नहीं दिखाई पड़ता है। और आज भी हिंदुस्तान में वैसी नालियां नहीं देखने को मिलती हैं। तो क्या है
कौन सा मुद्दा है, कितने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, इस क्लास में हम इसको जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई और परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब पर हम लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं तो आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए आइए बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी क्लास बड़ी विस्तृत तरीके से है। आप एक ही वीडियो को देखकर पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या था, मतलब कहां कहां पर ये सभ्यता फैली हुई थी। तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक फैली हुई थी। अब इन देशों में कहां तक फैली थी ये समझने का विषय है। तो प्रारंभ में जो खुदाई से स्थल मिले हैं वो मिले हैं सिंधु नदी के किनारे। अब आपको सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे, तो आपको हम सिंधु नदी ऐसे दिखाते हैं कि ये सिंधु नदी है और अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पे झेलम है, चिनाब है, चिनाब है, रावी है, सतलज, ब्यास और इस तरीके से आके ये मिठानकोट के पास मिल जाते हैं। तो प्रारंभ में इसका जो विस्तार है सिंधु नदी के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन जब इसका व्यापक स्तर पर खुदाई होती है तो कुछ स्थान अफगानिस्तान में भी प्राप्त होते हैं और यहाँ तक कि भारत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर और दक्षिण में प्रारंभ में तो भगवत रायपुर माना जाता रहा है। कौन सा? भगवत रायपुर। लेकिन बाद में इसका विस्तार दक्षिण में दैमाबाद तक हो गया। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में देखें तो ये एक बड़े आकार में फैली हुई थी। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और सिंधु सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु है कौन सा है और इसका आकार कौन सा है, किस आकार में ये सभ्यता फली फूली थी। तो इस सभ्यता के विस्तार में देखें तो इस सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी बिंदु पड़ता है वो पाकिस्तान के सुतकांगेन में पड़ता है। इसका नाम क्या है? सुतकांगेन डोर। तो प्रश्न पूछा जाता है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कहां पर है, तो ये सुतकांगेन डोर है। किस प्रांत में पड़ेगा? तो ये बलूचिस्तान प्रांत में है। कहां पे? बलूचिस्तान प्रांत में पड़ेगा और ये ईरान की सीमा से कुछ दूर पर है। उसके बाद अगर हम इसका सबसे पूर्वी बिंदु देखें तो इसका सबसे पूर्वी बिंदु यूपी में, कहां पर? यूपी में मेरठ एक जिला है और यहीं पर एक स्थल है जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। फिर पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहां ये नदी है हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। तो यहां पर हिंडन नदी है, इसी के किनारे आलमगीरपुर पड़ता है। जबकि सुतकांगेन डोर ये, हाँ, फिर हम उत्तर का सबसे उत्तरी बिंदु देखते हैं इस सभ्यता का, यानी सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु था इसका नाम है मांडा। मांडा कहां पे पड़ेगा? तो ये झेलम नदी के किनारे पड़ेगा। तो झेलम नदी कहां पर है? इसी जम्मू कश्मीर में। तो यहां पर नदी का नाम क्या है? झेलम नदी। और एक तहसील पड़ती है जम्मू कश्मीर में
तहसील का नाम है अखनूर। अखनूर तहसील के पास पड़ेगा। तो ये सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा है। जबकि पश्चिमी यानी वेस्टर्न पश्चिमी बिंदु जो है सुतकांगेंडोर, और जबकि पूर्वी कौन सा है? आलमगीरपुर। अब बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु के बारे में। तो इसका जो दक्षिणतम बिंदु है, प्रारंभ में यह माना जाता था ये गुजरात के भगवत रायपुर में है। किस राज्य में? गुजरात में। प्लेस कौन सा है? भगवत रायपुर। लेकिन बाद में खुदाई हुई तो इसका विस्तार गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र तक हो जाता है। कहां पर? गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र तक। और महाराष्ट्र में एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम है दैमाबाद। दैमाबाद। तो आप देखेंगे कि इसका विस्तार उत्तर से मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद में, और जबकि पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांगेंडोर तक ये सभ्यता का विस्तार था। यानी ये जो सिंधु नदी के किनारे था, जब उसके व्यापक स्तर में खुदाई हुई तो इसका विस्तार एक बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ। तो ये इसका जो है एरिया इस तरीके से डिफाइन हो जाता है। अब प्रश्न यहां पे पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है उसका आकार क्या था? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है, विद्वानों का मत है कि इसे त्रिभुजाकार माना गया है। हालांकि ये आपको देखने में चतुर्भुजाकार टाइप में लगेगा, लेकिन विस्तार जो है इसका त्रिभुजाकार दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये चतुर्भुज के आकार में कोई भी कल्चर नहीं बस पा रही यहां पर। ठीक है, तो इसका विस्तार कहां तक है? तो 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में ये इसका विस्तार है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहां से कौन कौन से क्षेत्र अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र पाकिस्तान के हैं, और भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्षेत्र विस्तार के बारे में थोड़ा सा कंटेंट है, इसको समझिएगा। सीमा का निर्धारण, इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 देशों में फैला हुआ था। लगभग 2650 से अधिक जगहों पर क्या हुई? खुदाई हुई। इसमें 1600 स्थल लगभग भारत में हैं। कहां पे? भारत में। और पाकिस्तान में 100, शेष अफगानिस्तान में है। अगर इसकी सीमा का निर्धारण किया जाए तो सबसे पहले किया था एस.आर. राव ने। जब एस.आर. राव ने सिंधु सभ्यता की सीमा का निर्धारण किया था तो उस दौरान यह माना जाता था कि इसकी जो नॉर्थ में यानी मांडा से लेकर भगवत रायपुर तक था, और पूर्व में मेरठ से पश्चिम में सुतकांगेंडोर तक था। सुतकांगेंडोर। तो ये प्रारंभ में माना जाता था कि ये स्थल था, लेकिन बाद में उन्होंने दक्षिणी सीमा गुजरात के भगवत रायपुर को निर्धारित किया था। कौन? एस.आर. राव ने। आगे देखते हैं। बाद में देखा गया कि इसका विस्तार दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक है, यानी ये सीमा का निर्धारण और दक्षिण तक हो गया। इस तरीके से सभ्यता के सबसे उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर के मांडा, और दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे था, और पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुतकांगेंडोर जो ईरान की सीमा पर था। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि वो कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान की सीमा के पास, वो कौन सा स्थल है जो ईरान की सीमा से मिलता हुआ है? तो ये है सुतकांगेंडोर। इसका नाम क्या है? सुतकांगेंडोर। तो सुतकांगेंडोर जो है एक वो स्थल है जिसका आपको इस मैप में हम दिखा सकते हैं। बलूचिस्तान प्रांत ये यहाँ पे, ये मांडा हो गया, ये आलमगीरपुर हो गया। प्रारंभ में भगवत राय था, लेकिन फिर बाद में दैमाबाद हो गया। तो ये आकार लगभग कैसा हो गया? ये त्रिभुजाकार माना जाता है। कैसा? त्रिभुजाकार।
तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो स्थल था, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो किस आकार में था, तो वो त्रिभुजाकार। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब ये तो पता है कि 3 देशों में फैला हुआ था। कौन कौन से? पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, 3 देशों में। तो पाकिस्तान की सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान। तो ये दोस्तों, ये पाकिस्तान का ये आपका चित्र दिखाई पड़ रहा है और पाकिस्तान के चित्रों में ये आपके 4 प्रांत मुख्य रूप से हैं। पहला है बलूचिस्तान, फिर ये बाल्टिस, फिर ये है एक ये प्रांत है, और ये जो ग्रीन कलर है ये पंजाब प्रांत है, और ये जो बैंगनी कलर का है ये सिंध प्रांत है। तो 4 प्रांतों में सबसे पहले हम बात करते हैं, सभ्यता 3 प्रांतों में ही फैली थी। कौन कौन से? बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत। तो जो बलूचिस्तान के स्थान है, प्रश्न पूछा जाता है पाकिस्तान के कितने प्रांतों में यह सभ्यता फैली हुई थी, तो 3 प्रांत थे, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। 3 प्रांत हो गए। अब देखते हैं बलूचिस्तान में कई बड़े व्यापक पैमाने पर खुदाई हुई, और जब व्यापक पैमाने पर खुदाई हुई तो यहां से कई स्थल हैं। सुतकांगेन डोर, जो हमने बताया था कि ये ईरान की सीमा के पास है, सुतका को, डाबरकोट, क्वेटा, कुल्ली, नाल, राना घुंडई, पेरियानो घुंडई। अब इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जितने भी स्थल हैं कहां पे हैं? बलूचिस्तान प्रांत में। यानी ये देखिएगा, देखिए ये ग्वादर बंदरगाह है यहाँ पर, इसका बड़ा फेमस है। उसके बाद हम सिंध प्रांत के बारे में बात करते हैं। तो सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो है, चहुंदड़ो है, कोटदीजी है, आमरी है और अली मुराद है। और पंजाब प्रांत में हड़प्पा, गनवेरी माला, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर। अब हम लोग एक एक स्थलों पर देखते हैं और इनकी क्या अपनी विशेषता रही है। सबसे पहले देखते हैं बलूचिस्तान प्रांत में कौन सा स्थल है? सुतकांगेन डोर। प्रश्न यहां से बनता है कि वो कौन सा स्थल है जो ईरान की सीमा के पास था। तो ये ईरान की सीमा के पूर्व में अरब सागर के उत्तर में किस नदी के किनारे था? दाशक नदी के किनारे। और दोस्तों, अब यहां पर ये नदी है ऐसे करके, अब ये इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा कलर में। तो इस नदी का नाम क्या था? दाशक नदी। तो ये यहां पर प्लेस, इसका नाम लिखे दे रहे हैं, सुतकांगेन डोर। और किस नदी के किनारे था? और इस नदी का नाम था दाशक। तो प्रश्न पूछा जाता है सुतकांगेन डोर किस नदी के किनारे था? तो वो है दाशक नदी के किनारे। ये मकरान तट, देखिए दोस्तों, मकरान तट जो है पत्थरों के लिए जाना जाता है। तो ये मकरान तट है, यानी अरब से, ये नीचे जो आसमानी कलर है यानी ब्लू कलर है, ये अरब सागर है। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है अरब सागर। तो ये मकरान तट है, यहाँ पर ये मकरान तट, जो किसके लिए? खूबसूरत पत्थरों के लिए जाना जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि इस स्थल की खोज किसने की? तो आरएल स्टाइन ने इसकी खोज की, तथा जॉर्ज एफ दल्स ने क्या किया? खुदाई करवाई। किसकी? सुतकांगेन डोर की। यहां से जाहिर सी बात है बंदरगाह प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि समुद्र के किनारे था, और सिंधु सभ्यता में जो भी स्थल समुद्र के किनारे थे वहां से अधिकांशतः बंदरगाह जरूर मिला है। तो बंदरगाह, दुर्ग और निचला नगर। दोस्तों, दुर्ग में जो है संभवतः शासक वर्ग रहता था। कौन सा? शासक वर्ग। और निचले नगर में कौन रहता था? संभवतः आम जनता रहती थी, यानी आम लोग। उसके बाद दूसरा बलूचिस्तान का प्रांत स्थल है सुतका कोह। ये सुतकांगेन डोर से 130 किलोमीटर सादी कौर नदी के, मतलब ये और इधर की तरफ है, और इसका नाम क्या है? सुतकांगेन डोर। नदी कौन सा है? सादी कौर नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद डाबरकोट।
डाबरकोट के भी बारे में पूछा जाता है, किस नदी के तट पर स्थित थे, तो ये क्षोभ नदी के तट पर स्थित थे। बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में इधर नाम बताए गए हैं, क्वेटा, कुल्ली, नाल, राना घुंडई और पेरियानो घुंडई, इधर भी लिख दिया गया है। क्वेटा, कुल्ली, नाल, राना घुंडई, पेरियानो घुंडई, सूर जंगल, कौदानी, ऐसे कई स्थल हैं जो आपको बताए गए हैं। उसके बाद पाकिस्तान का अगला प्रांत आता है और इसका नाम है सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत जो है कहाँ? ये दक्षिण में स्थित है। ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है और यहाँ पर कई स्थल हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो सिंध प्रांत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है मोहन जोदड़ो या मोहन जोदाड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। प्रश्न पूछा जाता है कि मृतकों का टीला कहाँ से मिला है। अब इसके बारे में हम और आगे चल के विस्तार से बात करेंगे। तो मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। ये सिंध प्रांत के किस जिले में है? लरकाना जिले में। ये भी पूछा गया है। और किस नदी के किनारे है? सिंध नदी के दाहिने तट पर। ये तट पूछा गया है एक बार प्रश्न में। उसके बाद अगला इसी में देखते हैं, इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया और उत्खनन कार्य में जॉन मार्शल भी शामिल थे, के एन दीक्षित, हरग्रीव्स, सनाउल्लाह और मैके। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसके खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने, जबकि राय बहादुर दयाराम साहनी वो हड़प्पा से संबंधित थे, जबकि राखल दास बनर्जी, ठीक है ना, तो ये 1922 में हड़प्पा से जुड़े हुए थे। फिर अगला है चंदहुदड़ो। तो ये भी कहां पर स्थित है? इसी सिंध प्रांत में स्थित है। चंदहुदड़ो किस जिले में? नवाबशाह जिले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो के 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज पूछा जाता है 1931 में एनजी मजुमदार ने की थी, और जबकि उत्खनन कार्य किसने किया था? मैके और मार्शल दोनों लोगों ने मिलकर किया गया था। और यहाँ से पूछा जाता है कि आखिर क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, मनका यहाँ पे मटका नहीं है, मटके को कहा गया है मृदभांड, मनका कहा गया है मूंगे को। मूंगा यानी मूंगा वही जो मोतियों की माला जिसे हम गले में पहनते हैं। तो मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चंदहुदड़ो से मिला है। यहीं से सूती वस्त्र के भी साक्ष्य मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की महिलाएं लिपस्टिक लगाती थी सिंधु सभ्यता में, और उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? चंदहुदड़ो से। महिलाएं लिपस्टिक बहुत पसंद करती हैं, भी आज भी है। तो ये चंदहुदड़ो से मिला है लिपस्टिक के साक्ष्य। और एक दर्पण मिला है। दर्पण मतलब वर्तमान का जो शीशा है ये नहीं है, वो एक तरीके से तांबे का है जिसको घिस के चिकना किया गया और उसमें आईने के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो दर्पण भी यहीं से मिला है। तो ये मनका बनाने का कारखाना और लिपस्टिक, ये दो साक्ष्य कई बार पूछे गए हैं। सिंधु सभ्यता के बाद यहाँ पर यानी चंदहुदड़ो में झूगर और झागर संस्कृति डेवलप हुई। कहने का मतलब है सिंधु सभ्यता के लोग जब चंदहुदड़ो में आए, बसे, उसके बाद कुछ दिन बाद जब रहने की अनुकूल स्थितियां वहां पर नहीं रह गई तो वो दूसरी जगह चले गए। और उसके कुछ वर्ष बाद क्या है, झूकर और झाकर वहां पे मिलती है। यानी उसके बाद कुछ जो नए लोग आए हैं उन्हीं को झूगर और झाकर संस्कृत के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कोट दीजी के बारे में, और ये भी कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो प्रश्न पूछा जाता है सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से स्थल थे? तो यहाँ पर कई स्थल आपको बताए जा चुके हैं। इसकी खोज 1935 में घुरे ने किए थे और इसका उत्खनन कार्य फजल अहमद खान ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से प्राग सिंधु संस्कृत के अवशेष मिले हैं, यानी सिंधु सभ्यता से बसने के पहले के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कोट दीजी से। बाद में सी कार्बन ऐसे मिला है कुछ। यहाँ से 16 स्तरों के प्रकाश खुदाई में मिलते हैं। तो ये 16 स्तर क्या है, इस बात को समझें। जैसे ये पृथ्वी का धरातल है, एक हल्का सा ऊंची चट्टान पे लोग इसलिए बसना पसंद करते हैं कि बरसात वगैरह हो तो पानी ना आसानी से भर जाए। तो यहाँ पर आए लोग अपनी बस्तियाँ क्या की? बसा दी।
और 100-200 वर्षों तक रहे होंगे, इसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। फिर वो लोग जब ये प्लेस रहने के अनुकूल ना रहा होगा, ना रह गया होगा, या यहाँ की इस स्थल से पेट भरना मुश्किल हो गया होगा, तो लोग यहाँ से छोड़ कर क्या है, चले गए। तो जाहिर सी बात है, कुछ ज़रूरत की चीज़ वो लेके चले गए होंगे, या कुछ अनावश्यक चीज़ें यहाँ पर छूट गई होंगी, और घर पानी धीरे धीरे टूट फूट के मिट्टी मलबे के रूप में कन्वर्ट हो गए, और ये फिर से एक टीला बन के तैयार हो गया। फिर कोई बस्ती आई होगी, कुछ जनजातियाँ आई होंगी और यहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसाई, वो भी 100-200 वर्षों तक रहे होंगे, और जब रहने के अनुकूल उनके नहीं रह गया होगा, तो लोग भी छोड़ के चले गए, ये बस्तियाँ भी फिर क्या हो गई, टूट गई। फिर 200-400 वर्षों बाद फिर एक बस्ती बसाई गई। तो इस तरीके से यहाँ पर जब ऊपर से दक्षिण में यानी ऊर्ध्वाधर खुदाई होती है, तो यहाँ पर 16 स्तर प्रकाश में आते हैं। ये आप समझ पा रहे हैं विस्तार से। तो यहाँ से 16 स्तर प्रकाश में आते हैं। तो ये कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से 16 स्तर प्रकाश में आए हैं, तो वो कौन सा स्थल था, कोट दीजी। कोट दीजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और स्थल है आमरी। आमरी से भी प्राक सिंधु यानी सिंधु सभ्यता के बसने से पहले जो लोग आए थे, उनका साक्ष्य यहां से मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पंजाब प्रांत। तो दोस्तों, पंजाब आपको दो दिखाई पड़ते हैं। पंजाब एक बड़ा प्रांत था, लेकिन जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, तो आधा प्रांत पाकिस्तान में चला गया और आधा प्रांत हिंदुस्तान में रहा। तो जो पश्चिमी पंजाब था वो पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य थे, और जो पूर्वी पंजाब था ये भारत में ये सिख समुदाय का बाहुल्य था, तो ये हिंदुस्तान में रहा। तो हड़प्पा जो है ये पंजाब प्रांत में पड़ेगा, और यही वो स्थल है जो सबसे पहले खोजा गया स्थल है, और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, पूरी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता नाम बताया गया। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही कहता है कि जो स्थल सबसे पहले खोजा जाए, नाम उसी के आधार पर हो। ठीक है, तो हड़प्पा ये पहला हड़प्पा जो ये एक स्थल था, कहाँ पर, पंजाब प्रांत में। इसका मांटगोमरी जिला या साहिवाल जिले के रावी नदी के तट पर स्थित था। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के बारे में सबसे पहले जो लिखने वाला था वो चार्ल्स मैसोन था। पिछली वीडियो में आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप इसको समझिएगा। 1921 में इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं इसका नाम राय बहादुर मिलता है, कहीं कहीं दयाराम साहनी। तो इसका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। और यहाँ से भी प्राक सिंधु यानी सिंधु सभ्यता के बसने के पहले के प्रमाण मिले हैं, सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से नगर निवेश मतलब नगर को जो बनाया जाना है, अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास और समाधियां, ये पूछे गए हैं कि ये कहाँ से मिले हैं। कौन सा, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, श्रमिक बस्तियां कहाँ से मिली हैं। तो ये दो खास कर पूछे गए हैं अनाज कूटने। तो ये कहाँ से है, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। पंजाब प्रांत का जो दूसरा स्थल है इसका नाम है गनवेरी माला। तो ये भी गनवेरी माला जो है कहाँ पर है, ये पंजाब प्रांत में स्थित भवालपुर जिले में है। इसकी खोज पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग ने की है। ठीक है ना। तो ये भी पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के स्थलों में ये सबसे बड़ा स्थल है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल, तो वो है राखीगढ़ी, जो कि उत्तर हरियाणा में पड़ेगा। लेकिन यदि पूछा जाए सिंधु सभ्यता का, तो वो है गनवेरी माला। इसका क्षेत्रफल 250 हेक्टेयर है। यहाँ के अन्य स्थलों में रहमान ढेरी, सरायखोला, जलीलपुर और ये समता मेहरगढ़, मेंढी, ये स्थल है। और आपका ये पंजाब प्रांत है। तो यहाँ से आपने देखा
कि कई ऐसे स्थल हैं जो मिलते हैं। हड़प्पा हो गया और गनवेरी माला हो गया, गनवेरी माला हो गया, और एक और स्थल था हड़प्पा, गनवेरी माला, रहमान डेरी, ये सब बता दिए गए हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करते हैं भारत के कई प्रांतों में ये सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। अब कहाँ कहाँ पे फैली हुई थी, तो सबसे पहला स्थल है जम्मू कश्मीर। ये पूरा स्थल आप समझिएगा, ये जम्मू कश्मीर है, तो ये पहला स्थल हो गया। दूसरा है पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा है उत्तर प्रदेश, पांचवा है कालीबंगा, छठवां है गुजरात और सातवां है महाराष्ट्र। यानी इन क्षेत्रों में, इन प्रांतों में फैली हुई थी। कई प्रांतों में हालांकि अभी खुदाई होगी, अब पूरे भारत को तो खोदा नहीं जाएगा, जहां जहां संभावना बनती है या खुदाई में स्थल मिलते हैं तो उसी के आसपास के एरिया में खुदाई होती है। तो इन स्थलों में, करीब भारत के इन स्थलों में खुदाई हुई है। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब प्रांत में। पंजाब ये है आपका 2 नंबर पे। यहाँ पे रूपनगर है, या इसी को रोपड़ वर्तमान में कहा जाता है, तो यहीं पर है पंजाब में। और दूसरा है बाड़ा और तीसरा है संघोल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा में कई प्रांत स्थित हैं, बनावली, कुड़ाल, राखीगढ़ी और मिताथल। राजस्थान में 1-2 क्षेत्र मिले हैं जैसे कालीबंगा। अभी इन सबके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। और दोस्तों गुजरात चूंकि समुद्र का किनारा था, ये अरब सागर है, अरब सागर समुद्र मतलब ये गुजरात है और इसका समुद्र तटवर्ती क्षेत्र था। तो जाहिर सी बात है ये लोग यानी सिंधुवासी विदेशों से भी व्यापार करते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गुजरात में इनकी बहुत सारी बस्तियां देखने को मिली हैं, जिसमें से लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, सुरकोटडा, मालवण, रोजी, कुंताशी, भगवत रायपुर, देशलपुर। और फिर उत्तर प्रदेश का जो है आलमगीरपुर है, पीछे हमने समझा दिया है। जम्मू कश्मीर का मांडा है। तो अब देखते हैं कि जो भारत है, पंजाब प्रांत का रोपण, इसकी अपनी क्या विशेषता है और इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस नदी के किनारे है ये रोपण? सतलज नदी के किनारे है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल हिमालय के क्षेत्र में पड़ता है। तो दोस्तों आपको हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये पंजाब प्रांत है और यहां पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। कौन सी? शिवालिक की पहाड़ियां। तो शिवालिक की पहाड़ियों में ही ये बसा हुआ था। कौन सा? रूपनगर या रोपड़। ये प्राचीन नाम है और रोपड़ वर्तमान का नाम है। तो ये शिवालिक की पहाड़ी है जो कि हिमालय का एक भाग है। किसका है? हिमालय के। ज्योग्राफी में जाके आप वीडियो में देखेंगे तो वहां विस्तार से हमने हिमालय के बारे में समझाया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इसकी खोज तथा उत्खनन किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कहां पर स्थित है, तो ये शिवालिक की पहाड़ियों में, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ का दूसरा स्थल है बाड़ा। इसकी खोज तथा उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने ही किया। तो यज्ञदत्त शर्मा यहाँ पे जुड़े हुए थे। और संगोल ये पंजाब प्रांत के लुधियाना में स्थित है। फिर अगला हम देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में हरियाणा प्रांत, तो यहाँ से कई स्थल मिले हैं, पीछे हमने डिफाइन किया है। पहला है बनावली। किस जिले में है? हिसार जिले में। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित थी। इसकी खोज एवं उत्खनन कार्य किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट, या इन्हीं को RS बिष्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ से पूर्व सिंधु संस्कृति के अवशेष मिले हैं, यानी सिंधु सभ्यता के बसने से पहले के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, इसलिए पूछा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। यही तो प्रश्न पूछा जाता है, मिट्टी का बना हुआ हल, मिट्टी का बना हल का मॉडल कहां से मिला है? तो ये है बनावली से। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद कुड़ाल, ये भी हिसार जिले के प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर है। इसकी खोज उत्खनन जगपत जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया।
और यहाँ से प्राक सिंधु सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से मुकुट प्राप्त हुआ है, यानी लोग मुकुट पहनते थे। क्या बात है। अगला है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। इसकी खोज सूरज भान एवं भगवान दास ने किया। और सबसे बड़ी भारी बात है कि भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 224 हेक्टेयर। तो बड़े व्यापक पैमाने पर यहाँ पे खुदाई हुई है। दोस्तों अगर खुदाई के बारे में बात करें तो दो तरीके से खुदाई होती है, एक क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर। जब आप हमारी सिंधु सभ्यता के पहले वीडियो देखेंगे परिचय, तो वहाँ पर हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा किया है, किसका क्या योगदान है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के, और राजस्थान में एक महत्वपूर्ण बात स्थल है काली बंगा, यानी काले रंग की चूड़िया। काला बंगा यानी चूड़िया। तो ये गंगानगर जिले में स्थित है। किस नदी, सरस्वती और घग्गर नदी के दोनों के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1935 में अमलानंद घोष, एक घोष ही ज्यादातर नाम मिलता है इनका, तो अमलानंद घोष ने किया। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से भी प्राक सिंधु स्थल मिले हैं। तो प्राक सिंधु स्थल वो कौन कौन से कहाँ से मिले हैं, ये एक महत्वपूर्ण बन जाता है क्वेश्चन। फिर अगला है गुजरात। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है गुजरात का। चलिए आइए देखते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात के कई स्थल हैं, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, सुरकोटडा, मालवण, रोजी, कुंताशी, भागवत रायपुर, देशलपुर। और तो ये इतने ज्यादा स्थल इसलिए डेवलप हो गए क्योंकि इस क्षेत्र में क्या था, समुद्र। तो समुद्र के माध्यम से ये लोग क्या है, व्यापार करते थे। और इस कारण इनकी ज्यादातर बस्तियां इन्हीं के तटीय क्षेत्रों में क्या है, बस गई। तो ये ज्यादातर स्थल है, कुछ अंदर है। तो इन सब के बारे में आगे हम चल के विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि कौन कहां पर है। अभी तो यहां पर संक्षेप में एक तरीके से चर्चा हो रही है। तो गुजरात प्रांत में पहला स्थल है लोथल। ये कहां पर, अहमदाबाद जिले में। किस नदी के किनारे, भोगवा और सरस्वती नदी के किनारे है। पूछा जाता है, संगम पर स्थित है। और कहां पर, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी कौन सी है, ये समझिएगा। तो ये खंभात की खाड़ी है। तो यहां ये जो खाड़ी है खंभात की खाड़ी है, और यहीं पर क्या स्थित था, लोथल स्थित था। अब जाहिर सी बात है व्यापारिक स्थल रहेगा तो समुद्र के किनारे रहेगा ही। और ये पूछा जाता है किस नदी के किनारे, तो भोगवा हो गया, सरस्वती नदी के किनारे हो गया। इसकी खोज RS राव ने किया था। यहां से बंदरगाह चावल के अवशेष मिले हैं। अभी लोथल के बारे में हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे आगे टॉपिक में, तो यहां पर इतना ही हम विस्तार के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद है रंगपुर, चावल के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। अहमदाबाद जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे, भादर नदी के किनारे, इस तट पर स्थित है। और यहां से भी क्या मिले हैं, पूर्व सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं और पतन के बाद के भी अवशेष मिले हैं। तो रंगपुर से धान की भूसी और बजरे के अवशेष। तो यह जो रंगपुर जाना जाता है वो मुख्य रूप से धान की भूसी के लिए जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है ये लोग क्या करते थे, चावल उगाते थे। चावल मतलब धान। फिर अगला है धौलावीरा। धौलावीरा से गुजरात के कच्छ जिले में मानहर तथा मानसर नदियों के बीच में स्थित नदियां पूछी जाती हैं। फिर आगे विस्तार से धौलावीरा के बारे में हम नगर नियोजन में पढ़ेंगे। कोतडा यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। पूछा गया कौन कौन से स्थल कच्छ में स्थित थे, तो धौलावीरा भी हो गया और सुरकोतडा भी हो गया। और सुरकोतडा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त मिल हुई हैं। तो घोड़े की हड्डियों के बारे में बात करें तो राणा घुंडई से घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है और सुरकोतडा से भी घोड़े की हड्डियां। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, यही तो पूछा जाएगा, ठीक है ना। मालवण ये गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, जब आप ऑब्जेक्टिव घटना चक्र को सॉल्व करेंगे तो वहां से मिल जाएंगे। अन्य स्थलों में रोजी, कुंताशी, भागवत रायपुर और देशलपुर है। और महाराष्ट्र में भी कई बस्तियां मिलती हैं, जैसे दैमा
दामाबाद, इनाम गांव और कई स्थल हैं जिसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। और इनकी जो, चूंकि महाराष्ट्र की जो जोरवे संस्कृत थी, वहाँ पर भी इन चीज़ों को देखने को मिली थी। वहाँ पे जोरवे संस्कृत के बारे में बताया गया था। ये सभ्यता नवपाषाण से लेकर सिंधु सभ्यता तक जीवित थी, यानी जोरवे संस्कृत सबसे लंबे समय तक जिंदा रही है। तो वो दामाबाद से ही संबंधित है। तो वहाँ पर आप विस्तृत वीडियो जाके पीछे से देख सकते हैं नवपाषाण काल के बारे में। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का जो स्थल है आलमगीरपुर, ये मेरठ के यमुना नदी के हिंडन की सहायक नदी है और इस स्थल पर इसकी खोज भारत सेवक समाज ने की है। ये पूछा जाता है। इस और उत्खनन कार्य किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा। और यहाँ के अन्य स्थलों में अंबाखेड़ी, बड़गांव और हुलास है। देखिए दोस्तों, एक हुलास है और दूसरा है हुलास खेड़ा। तो जो हुलास है ये सैंधव कालीन है, सैंधव काल का है, या इसी को हड़प्पा कालीन कह सकते हैं। लेकिन जो हुलास खेड़ा है, हुलास खेड़ा, ये लखनऊ के पास है। कहां पर? लखनऊ के पास। लखनऊ से, जैसे ये लखनऊ है, लखनऊ से इलाहाबाद मार्ग पर बीच में पड़ता है 15 किलोमीटर दूरी पर मोहनलालगंज। मोहनलालगंज, तो मोहनलालगंज से करीब 7 किलोमीटर अंदर यहां पर है हुलास खेड़ा। क्या है? हुलास खेड़ा। तो दोस्तों, ये जो हुलास खेड़ा है ये किससे संबंधित है? तो हुलास खेड़ा है, ये गुप्त काल के आसपास का है। ठीक है ना? तो चूंकि एग्जैक्ट उसकी जानकारी नहीं मिलती है, वहां पर हम लोग गए हैं और वहां पर देखा है, तो प्राचीन धरोहर स्थल के रूप में तो दिखाई पड़ती है। एक झील के किनारे है, मतलब एक तालाब से बड़ा सा है, तो वहां पर गड्ढे वगैरह नुमा है, मकान घर बना हुआ है। तो हुलास खेड़ा के बारे में हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये मांडा जम्मू की अखनूर तहसील में चिनाब नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज मधुबाला ने की है। तो ये मधुबाला ने किया है। तो ये हुलास, तो ये जान लीजिए ये सहारनपुर में है। कहां पर? सहारनपुर में। ये अभी पीछे से पूछा भी गया था, इसीलिए बताना जरूरी था। और ध्यान दीजिएगा, ये पीछे चिनाब नदी के तट पर स्थित है, पीछे शायद झेलम नदी के आसपास बता दिया गया है। तो दोनों मिलते हैं, आसपास दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र पड़ता है। और अफगानिस्तान से 2 स्थल हैं, वो कौन से हैं? मुंडीगाक और सोरतुघई। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। आगे क्रमशः हम लोग फिर से जारी करेंगे एक नई सिंधु सभ्यता का जो अगला टॉपिक होगा। देखना पड़ेगा कि कौन सा अगला टॉपिक है, या हो सकता है सिंधु सभ्यता के जो निर्माता हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो भी टॉपिक होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरे जो सीरीज़ है वो क्रमशः आपको सीरीज़ मिलेगी, ताकि आप बगैर किसी कोचिंग, ट्यूशन या संस्थान के पढ़ सकें। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू। नाम आता है अपार के बारे में। अपार पहले जैन धर्म के अनुयायी थे। कहाँ पर? जैन धर्म के अनुयायी थे। और शिव की कृपा से इनका एक रोग था, रोगी थे, ठीक हो गया। तो इन्होंने शिव पर क्या है, बड़ी आराध्य संकल्पना आप कह सकते हैं, इन्होंने पूरी तरीके से भाव विभोर हो गए और धर्म परिवर्तन कर लिया। कौन? अपार। पूछा जाता है कि अपार नैनार संत बनने से पहले किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो थे जैन धर्म के अनुयायी। किसके अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। अपार ने पल्लव राजा
महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया था। अभी जब पल्लव वंश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि महेंद्र वर्मा का नाम वहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो वहीं पर इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अपार ने दास भाव से शिव की भक्ति एवं प्रचार प्रसार किया, ठीक है। सुंदरार अगले जो नयनार संत हैं उनके बारे में देखते हैं। सुंदरार